हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इकोनॉमिक्स एजुकेशन में। आज इस सेशन के थ्रू हम फिर से कवर करेंगे इकोनॉमिक्स का एक नया टॉपिक, एक नई नॉलेज की बात सीखेंगे इस सेशन के थ्रू। तो इकोनॉमिक्स के ऐसे ही छोटे छोटे वीडियोस के थ्रू हमारे साथ आप लर्न कर सकते हैं, बेसिक से लेकर के एक्सपर्टाइज लेवल तक। तो जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करिए, ताकि जब भी हम नए कंटेंट्स, नई नॉलेज की बात आपसे शेयर करें, आप उनसे अपडेटेड रहें। तो आज के इस सेशन में हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स का, वो है एनडीटीएल, यानी नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। क्या होता है नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, उसको अच्छे से बिल्कुल अंडरस्टैंड करेंगे और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि समझने के साथ साथ ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में सेट हो जाए। तो समझते हैं नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज को, और फ्यूचर रेफरेंस में हम इसको जस्ट रिफर करेंगे एनडीटीएल। तो एनडीटीएल जो है, ये जो यूज़ होता है बैंकिंग सिस्टम का, ये टर्म है जो बैंकिंग सिस्टम में यूज़ होता है, एनडीटीएल। और इसका जो मेनली यूज़ है वो सीआरआर और एसएलआर के लिए यूज़ होता है। क्या होता है सीआरआर और एसएलआर, उसको एक ब्रीफ रिव्यू दूंगी मैं, और इसका डिटेल वीडियोस हम एक सेपरेट सेशन में कवर करेंगे। सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक बैंक को मेंटेन करने के लिए बोलती है। और एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियोज, ये भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो बाकी जो छोटे बैंक्स हैं और जो बैंक्स हैं उनको मेंटेन करने के लिए बोलती हैं। ठीक है, तो ये ऑलरेडी क्या है, इसको हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे एक सेपरेट वीडियो में। इस वीडियो को ज़्यादा लेंदी नहीं करते हुए सिर्फ यहीं तक रखते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बाकी जो शेड्यूल और कमर्शियल बैंक्स हैं उनको बोलती हैं कि आपको सीआरआर और एसएलआर मेंटेन करना है। ठीक है, सब्जेक्ट टू एक्सेप्शंस, कुछ ऐसे बैंक्स हैं जिनको इसके बाहर रखा गया है, उसको भी हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि किस किस बैंक को सीआरआर और एसएलआर मेंटेन करना है। तो हम ये मान करके चलते हैं अभी कि कोई एक बैंक है, एक्स बैंक है, जिसको सीआरआर और एसएलआर मेंटेन करना है, और रिजर्व बैंक ने बोला है कि उस एक्स बैंक को सीआरआर और एसएलआर मेंटेन करना है। ठीक है, तो एनडीटीएल का जो यूज है वो इसलिए आता है ताकि ये जो सीआरआर और एसएलआर का कैलकुलेशन किया जा सके। और इसकी जो कैलकुलेशन है, अगर आपने हमारा जो रेफरेंस वीडियो होगा कि जो हमारा मॉनेटरी पॉलिसी है, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी क्या डिफाइन करता है मेनली, कि कितना इकोनॉमी में पैसे का फ्लो होना चाहिए। तो इसका जो इम्पैक्ट है ना सीआरआर और एसएलआर का, ये मॉनेटरी पॉलिसी पे इम्पैक्ट करता है, यानी ये इम्पैक्ट करता है कि इकोनॉमी में कितनी पैसों की मूवमेंट होनी चाहिए, कितना पैसा मूवमेंट इकोनॉमी में रहना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए समझने के लिए। तो मैंने डॉट्स लिंक कर दिए कि एनडीटीएल की क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। इसकी ज़रूरत पड़ती है सीआरआर और एसएलआर के लिए, और इसका जो रोल है वो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड है, यानी इकोनॉमी में कितना पैसा मूव करना चाहिए। तो अब हम समझेंगे फॉर्मूला वाइज कि सीआरआर, सॉरी, एनडीटीएल होता क्या है। एनडीटीएल यानी नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, तो इसका वर्ड क्या है, नेट। ठीक है, और फिर बना है ये डिमांड, और बना है टाइम और लायबिलिटीज से। ठीक है, तो इसको हम डिटेल में पहले अंडरस्टैंड करेंगे, फिर मैं आपको कनेक्ट करूंगी, इन वर्ड्स को हम रीड करेंगे। ठीक है, तो एनडीटीएल मैंने आपको बोला, इट्स नेट प्लस डिमांड प्लस टाइम लायबिलिटीज। ठीक है, तो कभी भी ऐसे ब्रेक करके करेंगे तो काफी कॉन्सेप्ट आपके लिए इजी हो जाएगा। तो हमने बोला ये एक बैंक है, ठीक है, ये बैंक का नाम एक्स बैंक है। ठीक है, इसको सीआरआर और एसएलआर मेंटेन करना है, तो उसके लिए कैलकुलेट कैसे करेंगे एनडीटीएल को। कोई भी बैंक होता है तो उसमें हम, जैसे कस्टमर्स हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो कई तरीके के डिपॉजिट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर में, आप जैसे जो डिपॉजिट करते हैं, सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं, अपना करंट अकाउंट खुलवाते हैं। ठीक है, उसके बाद आप सीसी लिमिट लेते हैं। ठीक है, डिमांड ड्राफ्ट मेंटेन करवाते हैं। ठीक है, और क्या करवाते हैं, फिक्स डिपॉजिट्स लेते हैं, गोल्ड डिपॉजिट्स लेते हैं। तो जब भी ये डिपॉजिट करते हैं हम बैंक में, तो हम अपना पैसा, अपना कमाया हुआ पैसा उस बैंक को देते हैं। आज हमने उस बैंक को दिया है, लेकिन जब हमें जरूरत होती है हम उस बैंक से उस पैसों को मांगते हैं। तो बैंक के लिए, एक्स बैंक के लिए, वो जो पैसा हम कस्टमर्स ने, हम लोग ने दिया है, वो उसके लिए लायबिलिटी हो जाएगी।
लायबिलिटी यानी जिसको उसे वापस करना है, आज नहीं तो कल उसे वापस करना है, ये उसके ऊपर एक बोझ रखा हुआ है। तो ये 3 तरीके की लायबिलिटीज़ हमारे एनडीटीएल में डिवाइड हो जाती है। एक होती है हमारी डिमांड लायबिलिटी, ठीक है? दूसरी होती है हमारी टाइम लायबिलिटी, इसको भी हम ब्रीफ में सेशन में कवर करेंगे और डिटेल में हम अदर सेशंस में देखेंगे। और अदर डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, इसको मैंने शॉर्टकट मिल गया, ठीक? तो जैसे लोगों ने पैसे जमा किए और कई फैसिलिटीज ली, या बैंक के कुछ अनपेड डिविडेंड्स हो जाते हैं, कुछ सस्पेंस अकाउंट्स का रहता है, ठीक है? कुछ अदर कोलैटरल्स पड़े रहते हैं, तो बैंक को आज नहीं तो कल उसे वापस करना है। तो ये बैंक के लिए लायबिलिटी हो गई, एक बोझ हो गया, एक सरदर्द हो गया, एक ऑब्लिगेशन हो गया, ठीक? ऐसे ही कई बार बैंक, अब ये जो पैसे पड़े हुए हैं तो वो ऐसे ही थोड़े नहीं पड़े रहते हैं। कई बार ये एक्स बैंक किसी अदर बैंक से वाई बैंक को ये अपने पैसे डिपॉजिट करती है और उनसे इंटरेस्ट लेती है, ठीक है? तो ये फर्दर जो है अदर बैंक में डिपॉजिट करती है, एक वाई बैंक में डिपॉजिट करती है, एक अदर बैंक में डिपॉजिट करती है, ठीक है? तो ये जो अदर बैंक में डिपॉजिट करती है बैंक, तो ये इसका एसेट हुआ। क्यों? क्योंकि इसने आज इसको दिया, एक्स ने वाई को आज दिया है, लेकिन कल ना कल उसको ये पैसे वापस मिलेंगे, तो ये एक्स बैंक के लिए एसेट हो जाएगा, ठीक है? ये क्लियर हो गया आपको कॉन्सेप्ट की क्या चीज एक बैंक के लिए लायबिलिटी है और एक क्या है एसेट, ठीक है? तो अब हम कनेक्ट करेंगे, मैं लायबिलिटी और एसेट को इरेज करती हूँ। आई बिलीव कि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है कमांड हो गया हो कि क्या चीज एसेट हुई जो मुझे समझाना था आपको, और क्या चीज लायबिलिटी हुई, ठीक है? डिमांड लायबिलिटी क्या होती है हम समझते हैं। ये वो लायबिलिटीज होती हैं जो कि कस्टमर्स ने सपोज दिया है बैंक को और वो कभी भी मांग सकते हैं जब उसकी इच्छा हो, ठीक है? तो फॉर एग्जाम्पल आपने सेविंग अकाउंट में पैसे रखे हैं, करंट अकाउंट में डिपॉजिट वगैरह किए, तो वो सारी चीजें आपके डिमांड लायबिलिटीज में आती हैं। टाइम लायबिलिटीज क्या होती हैं? ये वो लायबिलिटीज होती हैं बैंक के ऊपर जो आपने एक फिक्स ड्यूरेशन के लिए रखे हैं, यानी कि फिक्स डिपॉजिट जो कि आप कई बार 6 महीने के लिए रखते हैं, 1 साल के लिए रखते हैं, 3 साल के लिए रखते हैं। तो बैंक को ये पता है कि आप 3 साल के बाद ही उसे लेंगे, उससे पहले नहीं लेंगे। अदर डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज में क्या होता है? अब बैंक के पास आपने जो पैसे रखे हैं, तो बैंक को क्या करना होगा? उस पैसे को तो लौटाना होगा, बट साथ साथ वो उस पैसों पे इंटरेस्ट भी आपको पे करती है, तो वो भी एक उनके ऊपर लायबिलिटी होती है। या कोई अनपेड डिविडेंड पड़े रहते हैं बैंक के पास, तो वो भी उनके ऊपर लायबिलिटी होती है। तो वो जो भी डिमांड या टाइम में फॉल नहीं करते हैं, वो अदर डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी के अंदर फॉल करते हैं, ठीक है? तो बैंक के ऊपर ये 3 लायबिलिटीज है, 3 ऑब्लिगेशंस है, 3 सरदर्द है जो कि बैंक को पे करना है, ठीक है? तो अब इसका जो एनडीटीएल हम कैलकुलेट करते हैं, उसका फॉर्मूला समझते हैं। नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, इसका फॉर्मूला क्या है? डिमांड लायबिलिटी यानी ये जो कस्टमर्स ने दिए हैं और वो कभी भी मांग सकते हैं, प्लस टाइम लायबिलिटीज जो कस्टमर्स ने दिए हैं लेकिन एक फिक्स ड्यूरेशन के बाद ही वो लेंगे, प्लस अदर डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, ठीक है? जो कि अदर देन डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज है, यानी कि एक तरीके से ये सारा कुछ मिला लें तो टोटल जो है लायबिलिटी है एक बैंक की, उससे लेस कर देंगे हम उसके एसेट। एसेट यानी इसको हम बैंकिंग टर्म में बोलेंगे डिपॉजिट इन अदर बैंक, ठीक है? तो अदर बैंक में जो डिपॉजिट किया, ठीक है, डिपॉजिट इन अदर बैंक, सॉरी, तो अदर बैंक में जो डिपॉजिट किया ये इनका एसेट हो गया ना, ठीक है? अदर बैंक, तो ये जो डिपॉजिट किया अदर बैंक में ये तो इनके लिए एसेट हो गया। तो लायबिलिटीज माइनस एसेट, तो क्या आ जाता था आपके बेसिक अकाउंटिंग टर्म में, हम इसे कैपिटल भी बोलते हैं, है ना? तो ये होता है हमारा नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। आई होप मैंने आपको बहुत ही बेसिक वे में और इस फॉर्मली इस हेडिंग के थ्रू ही आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया कि ये होता क्या है। अब ये जो कैपिटल हुई फर्म की, सॉरी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन की, अब इस पे जो है परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करते हैं कि इतना परसेंटेज आपको रखना है एज ए सीआरआर और इतना परसेंटेज रखना है आपको एसएलआर, क्योंकि वो आपकी कैपिटल है। इतना परसेंट आपको सेट असाइड रखना है, यानी अलग से रखना है, क्योंकि कल को कोई विपत्ति आती है बैंकिंग इंस्टीट्यूशन में, तो ये जो पैसे विपत्ति के लिए रखे हैं उस समय इसका यूज किया जा सके। तो आई होप आपको ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि एनडीटीएल होता क्या है या नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज होता क्या है, उसको ब्रॉड हेडिंग से ही आपने पूरा समझ लिया
लिया और ये माइंड में आपके परमानेंटली स्टोर हो गया, सेटल हो गया। तो अब हम वर्डिक्ट्स को रीड करते हैं। द नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज और एनडीटीएल शोज द डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज दैट इज डिपॉजिट। तो कई बार आप जिस भी सेशन में बैठ रहे हैं या आप कहीं इंटरव्यू में हैं, जो भी है, तो वो आपसे डिपॉजिट वर्ड्स भी यूज कर सकता है। ऑफ अ बैंक, ऑफ अ बैंक यानी बैंक के पास जो है, विथ द पब्लिक और द अदर बैंक, ठीक है, यानी जो भी उसके पास एज अ सरदर्द रखा हुआ है, एज अ लाइबिलिटी रखा हुआ है। एंड द डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ एसेट हेल्ड बाय द अदर बैंक। तो डिफरेंस बिटवीन क्या है, जो उसके ऊपर सरदर्द है, माइनस डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ एसेट, एसेट जो कि कल नहीं तो परसों मुझे वापस मिलेगा, हेल्ड बाय द अदर बैंक, जो कि अदर बैंक के पास रखे हुए हैं। केवल अदर बैंक की बात की है, बिल्कुल ध्यान से रीड करेंगे। डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, सम ऑफ डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज यानी डिमांड लायबिलिटीज प्लस टाइम लायबिलिटीज ऑफ अ बैंक, ठीक है। एंड डिफरेंस किसका हुआ, किसके साथ, डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ एसेट, डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ एसेट हेल्ड बाय अदर बैंक, यानी जो अदर बैंक के पास इस बैंक ने डिपॉजिट किए हैं वो उसके लिए एसेट हो गई, एक्स के लिए एसेट हो गई, वो आज नहीं तो कल उसे वापस मिलेगी। सो formula is the demand and time liabilities minus deposit with the other बैंक्स। सो आई होप आज ये जो कॉन्सेप्ट है आपको ब्रॉड हेडिंग के थ्रू ही जो है क्लियर हो गया हो, मीनिंग क्लियर हो गई हो, फॉर्मूला क्लियर हो गया, उसका यूज़ कहाँ करना है ये भी आपको जो है क्लियर हो चुका हो। और मैंने आपको पूरी कोशिश की कि ये कॉन्सेप्ट आपको हेडिंग के थ्रू ही जो है माइंड में सेट हो जाए। अगर 0.1% भी वैल्यू एडिशन हुआ है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, अपने फैमिली फ्रेंड्स से शेयर करेंगे, बिकॉज जो ये फाइनेंशियल लर्निंग है, ये इकोनॉमिक्स की लर्निंग हर किसी के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो इसको इकोनॉमिक के हर पार्ट में पहुंचना चाहिए। सो प्लीज़ शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड कमेंट सेक्शन में आज के सेशन में आपने क्या सीखा है, या आपका कोई डाउट्स या क्वेरीज है, आप उनको शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। ऐसे ही क्वालिटी नॉलेज हम शेयर करेंगे आपके साथ, और इस जर्नी में आप हमारे साथ लर्न कर सकते हैं बेसिक से लेके एक्सपर्टाइज नॉलेज तक। तो जुड़े रहें, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में ऐसे ही एक नई नॉलेज, एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।